बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी डिस्कशन रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग प्रोसेस के अंदर जो रिक्वायरमेंट वैलिडेशन है उस के ऊपर होगी कि रिक्वायरमेंट वैलिडेशन क्या है और रिक्वायरमेंट वैलिडेशन जो है किस तरह से होती है। रिक्वायरमेंट वैलिडेशन के ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास ये है कि बेसिकली जो हमारे पास एक रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस के अंदर हमारे पास जो बनता है तो वो हमारे पास जो सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं उसकी एक एक्सेप्टेबल डिस्क्रिप्शन हो। जो सिस्टम हमने बनाना है उसकी रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट जो हमारे पास वैलिडेशन प्रोसेस है वो रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट के अंदर क्या चीज़ें चेक करता है। तो उसमें हमारे पास आ जाता है रिक्वायरमेंट्स जो हैं क्या हमारे पास वो कंप्लीट और कंसिस्टेंट है, क्या वो रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो स्टैंडर्ड्स को कंफर्म कर रही हैं। रिक्वायरमेंट्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स तो मौजूद नहीं है, कोई उसके अंदर टेक्निकल एरर्स रिक्वायरमेंट्स के अंदर तो नहीं मौजूद, और क्या वो रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो एम्बिगुअस तो नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हैं इसको वैलिडेशन का जो हमारे पास जो स्टेज है उसके अंदर इन तमाम चीज़ों को रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के अंदर चेक किया जाता है। हमारे पास जब हमने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस को देखा तो उसमें एनालिसिस का फ़ेज़ था। तो एनालिसिस का जो फ़ेज़ होता है उसके अंदर बेसिकली हमारे पास जो इनिशियल रॉ रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं स्टेक होल्डर्स से उसका एनालिसिस करना होता है। वो हमारे पास एक इनिशियल ड्राफ्ट होता है और अभी उसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ नेगोशिएशन नहीं हुई होती, और जो हमारे पास वैलिडेशन का जो स्टेज है उसके अंदर जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आती हैं वो एक फ़ाइनल ड्राफ्ट होता है और उसको स्टेक होल्डर्स के साथ उस पर नेगोशिएशन हो चुकी होती है और वो एग्रीड रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो ये दोनों हमारे पास एनालिसिस और वैलिडेशन के अंदर ये डिफरेंस है। हम अगर वैलिडेशन के स्टेज को देखें तो उसके अंदर हम देख सकते हैं कि हमारे पास रिक्वायरमेंट्स वैलिडेशन जो है उसमें जो रिक्वायरमेंट वैलिडेशन का प्रोसेस है उसके अंदर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को इनपुट है हमारे पास। अगर हम इसकी इनपुट्स और आउटपुट को देखें, ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज इनपुट है, ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड है और उससे वो भी हमारे पास इनपुट है, और आउटपुट में हमारे पास लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स जो आइडेंटिफाई होंगी रिक्वायरमेंट्स के अंदर, और जो एग्रीड एक्शंस जो कि उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो एग्रीड एक्शंस डिसाइड किए जाएंगे वो हमारे पास आ जाएंगे। अब हम एक इन तमाम इनपुट्स को देखते हैं जो रिक्वायरमेंट्स वैलिडेशन प्रोसेस में हमने देखी कि रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है हमारे पास। तो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट हमारे पास जो एक कंप्लीट वर्जन होगा रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट का, जो कि भी जो एक कंप्लीट वर्जन होगा जो कि हम कह सकते हैं कि जी वो फिनिश होना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए, फॉर्मेटेड हो और एक ऑर्गेनाइज डॉक्यूमेंट हो उस ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको फॉलो करते हुए। तो ये एक कंप्लीट वर्जन होना चाहिए जो कि वैलिडेशन प्रोसेस को एज इनपुट यूज़ होगा वहाँ पे। दूसरा जो हमने बात की, दूसरी जो चीज़ थी वो थी ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज। तो ये हमारे पास वो एक फ़िज़िकल जो है कोई एक हमारे पास इंस्टेंस नहीं होगा, बल्कि ये एक इम्प्लिसिट नॉलेज होगा जो कि वहाँ पे यूज़ किया जाएगा वैलिडेशन के अंदर। जो लोग वैलिडेशन करेंगे उसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व होंगे वो जो नॉलेज थ्रू एनालिसिस वो प्रोसेस है उसके ज़रिए से रिक्वायरमेंट्स इंजीनियर के पास जो नॉलेज होगा उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो उनके कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, जो उनके अपने इश्यूज़ हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, और जो उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज है वो इस्तेमाल होगी यहाँ पे कि क्या जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं वो रियलिस्टिक हैं कि नहीं अकॉर्डिंग टू जो ऑर्गेनाइजेशन हो उसकी इन्वायरमेंट के लिहाज से। उसके साथ जो तीसरी हमने देखी थी ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड्स, वो स्टैंडर्ड्स जो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ हो रहे हैं, चाहे उसके अंदर जो प्रोसेसेस यूज़ हो रहे हैं या उसमें जो स्टैंडर्ड फॉलो किया जा रहा है,
जो स्टैंडर्ड फॉलो किए जा रहे हैं डिफरेंट प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए या किसी भी काम वो करने के लिए जो वहाँ पे स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जा रहे हैं। उसमें हमारे पास ये जो स्टैंडर्ड की हमने बात की थी उसमें हमारे पास वो जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए भी स्टैंडर्ड हो सकते हैं, डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉलो किए जाते हैं, वो भी इसमें आ सकते हैं। फिर हमने जब आउटपुट की बात की कि हमारे पास जब रिक्वायरमेंट वैलिडेशन प्रोसेस को हमने कहा कि जी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होगा और इसी तरह से जो ऑर्गेनाइजेशनल जो नॉलेज होगा या जो लोकल स्टैंडर्ड्स के होंगे वो इनपुट्स होंगी और जो आउटपुट होगा उसमें हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट वैलिडेशन प्रोसेस के एंड पे हमारे पास उसमें प्रॉब्लम जो लिस्ट ऑफ डिस्कवर्ड प्रॉब्लम्स होंगी उस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के अंदर वो आइडेंटिफाई हो जाएंगी, वो प्रॉब्लम्स होंगी। और इसके साथ साथ दूसरी जो चीज़ हमारे पास है वो एग्रीड एक्शंस होंगे, वो हमारे पास एक्शंस होंगे जो कि रिक्वायरमेंट्स के अंदर जो प्रॉब्लम्स आई हैं उनको सॉल्व करने के लिए, उन प्रॉब्लम्स को करेक्ट करने के लिए जो करेक्टिव एक्शंस होंगे, तो ये हमारे पास एग्रीड एक्शंस के अंदर आ जाएंगे। रिक्वायरमेंट वैलिडेशन के लिए हमारे पास जो इस्तेमाल होते हैं, एक हमारे पास एक्टिविटी है रिव्यूज़ की, रिक्वायरमेंट रिव्यूज़ को यूज़ करके रिक्वायरमेंट को वैलिडेट किया जा सकता है। तो रिव्यूज़ हमारे पास क्या हैं, जब हमारे पास कुछ लोग जो हैं हम कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ पीपल हमारे पास जो कि रिक्वायरमेंट्स के डॉक्यूमेंट को रीड करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उसको आइडेंटिफाई किया जाए और फिर उसके बाद उस पर वो मीटिंग करते हैं और उन प्रॉब्लम को डिस्कस करके कोशिश करते हैं कि कुछ इस तरह से एक्शंस परफॉर्म किए जाएं, एग्रीड एक्शन, जिससे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। रिक्वायरमेंट रिव्यू जो है वो रिक्वायरमेंट रिव्यू का जो प्रोसेस है उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स हैं। पहले रिव्यू को प्लान किया जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, फिर रिव्यू के लिए प्रिपरेशन की जाएगा, उसके बाद मीटिंग होगी उसके ऊपर और फिर फॉलो अप एक्शंस जो हैं वो एक्शंस फॉलो अप एक्शंस होंगे और उसके बाद डॉक्यूमेंट जो है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है उसको रिवाइज किया जाएगा। तो ये सारे हमारे पास जो रिक्वायरमेंट रिव्यूज़ हैं उसका जो प्रोसेस है पूरा, उसकी डिटेल एक्टिविटीज़ हैं। हम अब इनको डिटेल में देखते हैं कि ये सारी किस तरह से, इनमें क्या क्या काम हो गए इन एक्टिविटीज़ के अंदर। तो जो हमारे पास प्लान, सबसे पहले रिव्यू प्रोसेस को प्लान करना है, तो उसके अंदर टीम को सिलेक्ट किया जाएगा कि उस टीम के अंदर जो मेंबर्स हैं और टाइम और प्लेस को जो है वो डिसाइड किया जाएगा कि कहाँ पे रिव्यू मीटिंग जो है वो होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तमाम टीम मेंबर्स में कि वो उसको रीड कर सकें। उसके बाद जो है प्रिपरेशन होगी रिव्यू के लिए, तो उसके अंदर जो तमाम जो टीम मेंबर्स हैं उनको डॉक्यूमेंट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, वो हर एक रिव्यूअर जो है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को रिव्यू करेगा और कोशिश करेगा कि उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के अंदर, जो कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं या कुछ ओमिशंस हैं उसके अंदर, या उसके अंदर इनकन्सिस्टेंसीज हैं या कुछ और इश्यूज़ हैं, मिसाल के तौर पर अगर जो स्टैंडर्ड्स है उसको फॉलो नहीं किया गया, तो इस किस्म की चीज़ों को जो रिव्यूअर्स हैं वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। और फिर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप होगा रिक्वायरमेंट रिव्यूज़ का, उसके अंदर मीटिंग होगी। उस मीटिंग के अंदर तमाम जो रिव्यूअर्स हैं उन्होंने जो
रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट पे जो काम किया होगा और जो उसका एनालिसिस किया होगा, तो हर एक रिव्यूअर जो है अपने कमेंट्स जो है वहाँ पे वो उसको उनकी कमेंट्स को उस पर डिस्कशन होगी और प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाएगा, और फिर उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो एक्शंस सेट ऑफ एक्शंस होंगे वो वहाँ पे उस पर डिस्कशन होगी और एग्रीड एक्शंस को आगे फिर डिसाइड किया जाएगा, जिससे इन प्रॉब्लम्स को रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट के अंदर जो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हुई हैं उनको सॉल्व करने में मदद मिलेगी, उस पे काम होगा। अब उसके बाद जो फॉलोअप एक्शंस है उसके अंदर दो जो जो हमारे पास ग्रुप था रिव्यूअर्स का, उसको जो हेड होगा वो चेक करेगा जो एग्रीड एक्शंस हैं वो प्रॉपरली जो है वो कैरी आउट हुए हैं कि नहीं, और उसके बाद जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स को रिवाइज किया जाएगा जिसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हुई हैं, अगर कोई हमारे पास कन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं तो उनको निकाला जाएगा, इनकन्सिस्टेंट है उनको निकाला जाएगा। तो इस तरह से उसको दोबारा रिव्यू करके वो हो सकता है कि अभी वो इस कंडीशन में आ जाए कि वो हमारे पास एक एग्रीड जो रिक्वायरमेंट्स हैं डॉक्यूमेंट हमारे पास कंप्लीट हो जाए। जो हमारे पास प्रॉब्लम जो हैं वो आ सकती हैं, आइडेंटिफाई हो सकती हैं रिव्यूज़ के दौरान, तो उसमें हमारे पास रिक्वायरमेंट जो है उसके अंदर क्लैरिफिकेशन नहीं है, कोई मिसिंग इंफॉर्मेशन है, कॉन्फ्लिक्ट है रिक्वायरमेंट्स के अंदर, या अनरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट्स हैं, इस तरह के इश्यूज हमारे पास प्रॉब्लम आ सकते हैं, आफ्टर रिव्यू जो है वो आइडेंटिफाई हो सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट क्लैरिफिकेशन इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जब हमारे पास हो सकता है कि वो रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो सही तरीके से जो है उसको एक्सप्रेस नहीं किया गया और उसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन जो है मिसिंग है, तो वो हो सकता है ड्यूरिंग जो है रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन के दौरान जो है उसको प्रॉपरली जो है उस रिक्वायरमेंट को क्लियरली जो है उसको डॉक्यूमेंट नहीं किया गया या उसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, तो ये प्रॉब्लम्स हमारे पास रिक्वायरमेंट्स क्लेरिफिकेशन के अंदर आ जाते हैं। मिसिंग इंफॉर्मेशन के अंदर बेसिकली हमारे पास ये प्रॉब्लम हो सकती है कि जो रिक्वायरमेंट इंजीनियर ने जब डॉक्यूमेंट किया रिक्वायरमेंट्स को, तो उस वक्त जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो उससे स्टेक होल्डर से वो उसको प्रॉपरली डिस्कवर नहीं कर सका, तो ये प्रॉब्लम उसमें आ जाती है। रिक्वायरमेंट्स कॉन्फ्लिक्ट जो है इसमें हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट के अंदर जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है, जो कि दो डिफरेंट एक ही सर्विस को दो डिफरेंट उसके लिए क्राइटेरियाज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक रिक्वायरमेंट में रिस्पांस टाइम जो है वो अ, उसके वो रिकमेंड किया गया है 5 सेकेंड और दूसरे के अंदर जो है फॉर एग्जांपल उसके अंदर 1 सेकेंड है, तो मतलब दो डिफरेंट कन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उनमें से एक ही एक वक्त में एक को ही फॉलो किया जा सकता है। तो इसके लिए जो है फिर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ नेगोशिएशन की ज़रूरत होगी। इस तरह की रिक्वायरमेंट्स जो है हो सकती हैं हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। अनरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट्स, इसके अंदर हमारे पास रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो इस फॉर्म में होती हैं कि उसको उस तरह से इम्प्लीमेंट करना रियल जो सिनारियो में है वो उसके लिए टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, या कोई और इस तरह का कॉन्स्टेंट है जिसकी वजह से उसको नहीं वो इम्प्लीमेंट उसको नहीं किया जा सकता। डिफरेंट इश्यूज हो सकते हैं, या तो टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है या और कॉस्ट वाइज वो जो जो बजट है उसके लिहाज से उसको इम्प्लीमेंट करना जो है वो रियलिस्टिक नहीं है। तो इसके लिए भी स्टेक होल्डर के साथ इसको कंसल्ट करना पड़ेगा उसको कि किस तरह से इसको रियलिस्टिक बनाया जा सकता है।
अच्छा, अब हमारे पास हमने रिक्वायरमेंट रिव्यू की बात की, तो उसमें रिक्वायरमेंट रिव्यू प्रोसेस के दौरान क्योंकि हमारे पास जो उसके अंदर टीम मेंबर्स होते हैं वो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं और एक्सपर्ट्स भी उसका हिस्सा हो सकते हैं, एक्सपर्ट भी उसका हिस्सा होंगे। तो उसमें हमारे पास वो लोग जो हैं वो जो रिव्यू करेंगे उनका टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा कीमती होता है। इसकी वजह से ये कोशिश की जाती है कि जो हमारे पास रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है उसके रिव्यू प्रोसेस से पहले एक प्री रिव्यू चेकिंग हो जाए, जिसके अंदर उसके अंदर जो ऐसी उसके अंदर मिस्टेक्स हैं जो कि आसानी से उसको एक बंदा जो है उसको चेक करके उसमें से निकाल सकता है। फॉर्मेटिंग हो सकती है, ग्रामर की मिस्टेक्स हो सकती हैं उसके अंदर, तो वो उसको कर ले। तो ये इस वजह के जो और लोग हैं उनका टाइम ज़ाया ना हो, तो इसके अंदर प्री रिव्यू चेकिंग के अंदर हमारे पास जैसे मैंने कहा कि हमारे पास ऑटोमेटेड चेकर्स भी हो सकते हैं जो कि जो उसके अंदर टाइपोग्राफिकल एरर्स हैं वो चेक कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो इसके अंदर हमारे पास जो हमने बात की कि जो रिव्यूअर्स हैं उनका टाइम जो है वो बड़ा कीमती होता है, तो उस को बचाने के लिए प्री रिव्यू चेकिंग में एक बंदा जो है वो डॉक्यूमेंट को चेक कर लेता है। उसके अंदर जो मिसिंग जो मोटी मोटी चीज़ें हैं जो उसके फॉर्मेट हो गया, उसके अंदर कुछ चीज़ें जो जैसे स्टैंडर्ड को फॉलो किया गया कि नहीं, या उसके अंदर टाइपोग्राफिकल एरर्स हैं, तो उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट फर्दर प्री रिव्यू चेकिंग के बाद फिर आगे उनके जो रिव्यूअर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो अगर इस चीज़ को चेक कर लिया जाता है और तो फिर दोबारा डॉक्यूमेंट जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, अगर वो पहले से डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है तो प्री रिव्यू चेकिंग जो है उसके हमारे पास स्टेजेस, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट हमारे पास सबसे पहले स्ट्रक्चर चेक किया जाएगा, फिर उसकी कंप्लीटनेस, फिर उसके अंदर उसको देखा जाएगा क्या वो स्टैंडर्ड्स को उसके अंदर प्रॉपर फॉलो किया गया कि नहीं। और फिर ऑटोमेटेड जो जो ऑटोमेटिक चेकर्स हैं जो कि फॉर एग्जांपल ग्रामेटिकल एरर्स या इस तरह के जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं उनको चेक करने के लिए वो इस्तेमाल किया जा सकता है, और हमारे पास प्रॉब्लम की रिपोर्ट आ सकती है। फिर आखिर में जो रिपोर्ट होगी क्या प्रॉब्लम्स उसके अंदर आइडेंटिफाई हुए हैं प्री रिव्यू चेकिंग के। हमारे पास हमने रिव्यू की बात की, तो रिव्यू टीम की मेंबरशिप या उसके अंदर कौन से मेंबर्स हो सकते हैं, तो उसके अंदर कोशिश की जाती है कि हमारे पास डिफरेंट स्टेक होल्डर्स और डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग उसके अंदर उसके मेंबर हों। इसकी वजह ये है कि जब हमारे पास डिफरेंट स्टेक होल्डर्स उसमें इन्वॉल्व होंगे या डिफरेंट बैकग्राउंड के जो एक्सपर्ट्स होंगे, तो उससे रिव्यू प्रोसेस जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह से परफॉर्म होगा। और इसी तरह से अगर स्टेक होल्डर उसके अंदर वो सारे सारे ज़्यादा स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होंगे, तो वो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाएंगे, और उससे एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी जो है वो डेवलप होगी जो सिस्टम की जो नीड है उसके बारे में। जो रिव्यू टीम होगी उसके अंदर एटलीस्ट एक डोमेन एक्सपर्ट और एक यूज़र जो है इसका होना ज़रूरी है, कि जब हमारी रिव्यू टीम बनेगी तो उसमें कम से कम एक डोमेन एक्सपर्ट और एक एंड यूज़र जो है वो ज़रूर उस टीम का हिस्सा होगा। तो ये हमारे पास आज हमने देखा कि हमारे पास रिक्वायरमेंट वैलिडेशन जो है वो, रिक्वायरमेंट वैलिडेशन क्या है, रिक्वायरमेंट वैलिडेशन की इनपुट और आउटपुट्स क्या हैं, और हमारे पास रिव्यू प्रोसेस जो है, रिक्वायरमेंट रिव्यू जो है उस क्या प्रोसेस जो है वो क्या है, और उसके अंदर कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, और फिर उन हमारे पास रिक्वायरमेंट एक्टिविटीज़ जब वैलिडेशन प्रोसेस होता है तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई होती हैं। और जब उन प्रॉब्लम के साथ साथ हमने ये देखा कि हमारे पास जब रिव्यू प्रोसेस होता है रिक्वायरमेंट वैलिडेशन का, तो उसके लिए प्री रिव्यू चेकिंग जो है वो किस तरह से की जाती है, और उन प्री रिव्यू चेकिंग जो है उसके अंदर कौन कौन से स्टेजेस हैं।